हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूरी सीरीज का रिव्यू आज की इस वीडियोस में करेंगे। यानी कि इस पूरी सीरीज में से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं जिन पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2024 की न्यू एडिशन है, नो डाउट। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करें। दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर आप अपने आप अध्ययन कर ले। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, समझने लायक सवाल है। अच्छी तरीके से दोस्तों गोट लीजिएगा। छोटे छोटे सवाल सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही विश्लेषण दे रखा होता है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। निबंधात्मक प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस, आखिर कौन कौन से निबंधात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है। और दोस्तों इस समस्या के समाधान के लिए दोस्तों मील के पत्थर साबित होने वाले सवाल, यानी कि अच्छे से अच्छे सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हीं सवालों पर देखेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सवाल एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना में सिक्कों के अध्ययन का क्या महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर जो हमें सिक्के प्राप्त होते हैं अलग अलग राजाओं के, तो उनके अध्ययन से हमें क्या महत्व दिखाई देता है, तो उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। यानी कि इतने प्रकार के सिक्के हुआ करते थे, वो उस राजा ने उस प्रकार के सिक्के चलाए, सिक्कों का ये फायदा है, हमें ये जानकारी सिक्कों के माध्यम से पता चलती है। तो इसके बारे में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से लिखना है। और दोस्तों जो सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है उन पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। और साथ ही साथ में अगर कोई अभिलेख लिखा गया है तो उस पर भी हम अच्छी तरीके से विश्वास हमें हो जाता है कि वास्तव में ये जो रियल घटना है जो इतिहास में घटित हुई है और जो एक अभिलेख के अंदर लिखी हुई होती है, तो वो एक विश्वास पात्र घटना होती है। और साथ ही साथ में सिक्के भी एक विश्वास पात्र घटना के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है वो 24 पेज संख्या के अंदर दे रखा है, आप जरूर देखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 27 पेज संख्या इसकी कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विशेषता आपको पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। दोस्तों पेज संख्या इसकी है 37 और 37वीं पेज संख्या में 60वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों इस सवाल के पूछने का जो तरीका है वो हर एक एग्जाम में अलग अलग हो सकता है। देखिए यहां पर दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता, और दोस्तों सेकंड सवाल दे रखा है सवाल सेम है, लेकिन दोस्तों पूछने का जो लैंग्वेज है वो अलग है, तरीका अलग है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन योजना का निबंध लिखिए। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहो या फिर हड़प्पा सभ्यता कहो, एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता ये भी वही सवाल है। हड़प्पा संस्कृति की नगर नियोजन पद्धति, इसकी हमें विवेचन करना है कौन कौन सी पद्धतियां होती थी। यानी कि वहां पर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से हुआ, वहां का हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था, इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसके बाद में सामाजिक विशेषताएं वहां पर किस प्रकार की थी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों इस सवाल को घोट लेना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। दोस्तों रट के जाना इस सवाल को, ठीक है ना, बार बार अध्ययन करना इस सवाल को। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आपको परफेक्ट याद हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि सैंधव कला पर एक निबंध लिखिए। सैंधव कला पर हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है। सैंधव कला पर निबंध लिखना है। जो भी सैंधव काल था, तो सैंधव काल के समय एक समय था सैंधव काल, ठीक है, सभ्यता एक। तो इस काल के अंदर जो कला पेश हुई है, जो हमें कला के प्रमाण मिलते हैं, तो वो किस प्रकार के थे। जैसे कि हम बात करें कि लेखन कला किस प्रकार की थी, भवन कला किस प्रकार की थी, धातु कला किस प्रकार की थी, मूर्तियां कैसे बनाते थे, किस प्रकार की बनाते थे, कौन कौन सी बनाते थे, उसका रंग रूप कौन सी शैली में बनाते थे, इस प्रकार का जो विश्लेषण है वो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति है, जो भी वैदिक काल था ऋग्वेद के समय, ठीक है ना, तो वैदिक काल के समय किस प्रकार के लोग थे, कौन कौन से राजाओं का शासन चलता था, किस प्रकार का संघर्ष चलता था, साथ ही साथ में वो कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, ठीक है। तो इसमें जो आर्थिक स्थिति के प्रमाण है तो उनकी विवेचना आपको करनी है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। देखिए बुद्धकालीन महाजनपदों का विवरण दीजिए। बुद्धकालीन भगवान बुद्ध के समय जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार एक धर्म का स्थापना की, तो जो बुद्धकालीन महाजनपदों का हमें क्या करना है, विवरण करना है। उसकी जो जो भी महाजनपद है उनका राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर हमें प्रकाश डालना है। तो दोस्तों अगर बुद्धकालीन महाजनपदों से संबंधित कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो दोस्तों आप राजनीतिक सामाजिक आर्थिक
स्थितियों के बारे में अगर थोड़ा कुछ विश्लेषण करते हो और आपको अगर मान लो कि ऐसा सवाल आ गया कि आपके दोस्तों माइंड से बाहर है, लेकिन आप अगर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में, बोधकालीन स्थितियों के बारे में जानते हो, तो आप दोस्तों उस सवाल को छोड़कर नहीं आ सकते, अच्छी तरीके से कुछ न कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों सवाल को याद जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि महायान संप्रदाय के विकास पर एक संक्षिप्त में निबंध लिखिए। महायान संप्रदाय के विकास पर हमें एक संक्षिप्त में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, महायान संप्रदाय के विकास पर हमें क्या लिखना है, लेख लिखना है। दोस्तों इसमें अलग अलग शाखाएं दे रखी है, महायान संप्रदाय की शाखाएं दे रखी है, और साथ ही साथ में कुछ प्रमाण शास्त्र भी दे रखे हैं, वज्रयान वगैरह इसकी शाखा भी दे रखी है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो हीनयान तथा महायान संप्रदाय, हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर दे रखा है। दोस्तों इस सवाल को जरूर गौर कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों एक कॉमन सवाल बनता है कि वैष्णव मत की उत्पत्ति और विकास पर संक्षिप्त में टिप्पणी करो, और साथ ही साथ में एक आता है शैव मत की उत्पत्ति और विकास का संक्षिप्त में वर्णन करो। दोस्तों कॉमन सवाल है दोनों, और इसमें कुछ एक फर्क हो सकता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में दोस्तों आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, या तो वैष्णव धर्म के बारे में, वैष्णव मत के बारे में, या फिर शैव मत के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री है और आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसकी पृष्ठभूमि वगैरह, ठीक है, विष्णु की प्राचीनता, इसके अवतार वगैरह, ठीक है, उत्तर वैदिक साहित्य में विष्णु किस प्रकार से इन्होंने कार्य किए वगैरह, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है सीरीज का, देखिएगा संगम साहित्य में वर्णित संगम युग की सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। संगम साहित्य है तो उसके अंदर जो संगम युग की सांस्कृतिक स्थिति थी, किस प्रकार की संस्कृति वगैरह, ठीक है ना, तो इसके बारे में दोस्तों आपको वर्णन करने के लिए एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और दोस्तों आगे कुछ एक वैसे बात करें तो संगम साहित्य के बारे में दे रखा है, आप दोस्तों इस सवाल पर गौर कीजिएगा, सवाल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये वाला ये संगम साहित्य को आप अच्छी तरीके से घोटना, ठीक है, इसको रट लेना सवाल को। और इसके बाद में दोस्तों जो आगे सवाल बनता है संगम साहित्य के बारे में, कौन सा, संगम साहित्य के बारे में जो सवाल आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है। अब दोस्तों आपको बढ़ जाना है 124 पेज संख्या में, आपको महाकाव्य लिखा हुआ मिलेगा, और इसमें आपको वैसे अलग अलग दे रखे होंगे महाकाव्य में वर्णित संगम साहित्य के अलावा इसमें इस काल में संस्कृति के प्रभाव बड़े बड़े काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें दोस्तों जैसे कि शिल्पदिकारम, इसके बाद में मणि मेखले, इसके बाद में संगम साहित्य का रचना काल, संगम साहित्य की राजनीतिक स्थिति, संगम साहित्य की प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इसके बाद में आपको दे रखा है कि विवाह, सती प्रथा, महिलाओं की समाज में स्थिति किस प्रकार की थी। तो दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल ऊपर की दृष्टि से आपको इन सवालों को देख लेना है, ताकि क्या है कि आपके एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए तो आपको आप छोड़ कर ना सको। और अच्छी तरीके से दोस्तों जितना भी आज की इस वीडियोज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता है, तो दोस्तों उसके अनुसार अगर आप उन सवालों को पढ़ते हो और साथ ही साथ में अति लघुरात्मक प्रश्नों को, सारे छोटे छोटे सवाल है उनको पढ़ लेते हो, तो दोस्तों इस सीरीज में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, इनको पढ़ने के बाद में आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।